दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है युद्ध या वॉर। यूपीएससी हो चाहे यूबीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वहां पर चूंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो वहां पर इस क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बनती है मेंस के एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, वॉर या युद्ध। अब आप बात करेंगे कि युद्ध क्या होता है और युद्ध क्यों होता है, युद्ध के पीछे क्या कोई राजनीति है, और आज हम लोग इन्हीं बातों पे बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे युद्ध का सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट। युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर युद्ध के कारण क्या है, उसके रीजन को हम लोग जानेंगे, उसके कारण क्या है। और फिर हम लोग जानेंगे युद्ध के प्रकार क्या क्या है। तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पर केंद्रित है। दूसरा हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके रीजन को हम लोग देखेंगे, और तीसरे हम लोग देखेंगे वॉर के टाइप्स को। और इस तरह से जब हम इन तीनों चीजों को पूरा कर लेंगे तो हम मेंस में अपने क्वेश्चंस को लिखने की एक अच्छी स्थिति में होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। युद्ध राजनीति से संबंधित है, इसलिए युद्ध और राजनीति का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध और राजनीति, ठीक है। अब राजनीति युद्ध से किस प्रकार से संबंधित है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो पहला राजा रहा होगा वो शायद महान योद्धा रहा होगा, क्योंकि उसके मन में एक विचार आया होगा कि अपने साम्राज्य को बनाए वो, है ना, साम्राज्य का विस्तार करे। तो जब से देश बने हैं तब से युद्ध और शक्ति का अस्तित्व है, ठीक है। और जब पहला राजा बना तो वो शायद महान योद्धा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने कोट किया हुआ है कि युद्ध से ही राजा पैदा हुआ है, राजा युद्ध से ही पैदा हुआ है। अगर युद्ध नहीं था तो राजा बनता ही नहीं। युद्ध मानव जाति के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा है। अगर युद्ध नहीं होता तो शायद हम वो विकास भी नहीं कर पाते जो शायद कर पाए। एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के संपर्क में नहीं आती तो शायद एक सभ्यता के विकास दूसरी सभ्यता के विकास तक नहीं पहुंच पाती, और हो सकता है कि कुछ सभ्यताएं बहुत पिछड़ी रह जाती। जब कोई देश अपने उद्देश्य को राजनीतिक या कह सकते हो कि कूटनीतिक उपायों द्वारा प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब वो अपने अंतिम साधन के रूप में बल प्रयोग या फिर युद्ध का सहारा लेता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि जब भी कोई देश अपने उद्देश्य को राजनीतिक तरीके से हासिल नहीं कर पाता है या फिर कूटनीतिक या स्ट्रेटेजिक तरीके से हासिल नहीं कर पाता है, तब वो अपने आखिरी साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा लेता है, और उस बल प्रयोग के लिए उसे युद्ध करना पड़ता है। अब राजनीतिक या कूटनीतिक उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना, ताकि उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उनके संसाधनों का उपयोग अपने लोगों के हित में कर सकें। ये सबसे पहला कारक होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारक होता है, ये राजनीतिक कारक आर्थिक कारक से संबंधित है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस आर्थिक कारक की वजह से राजनीतिक शक्ति का विस्तार होता है, और जब ये विस्तार हो जाता है, उस राजनीतिक शक्ति का विस्तार हो जाता है, तब वो देश एक कहा जाता है कि एक शक्तिशाली देश है। और जो इस शक्ति का प्रयोग कहा कर रहा होता है उसे कहा जाता है कि वो राजा एक शक्तिशाली राजा है। तो अब राजा का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, लेकिन देश का कॉन्सेप्ट है। आप यूएसए को देख सकते हैं, है ना। आप रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस की स्थिति को देख सकते हैं कि रूस अपनी बातों को यूक्रेन पर रखना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं, हम लोग उनकी भी बात करेंगे। तो जब इस प्रकार देखा जाए, कोई देश दूसरे देश की बात नहीं माने, तो सबसे पहले उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न होता है, वैचारिक संघर्ष होता है सबसे पहले, और यही संघर्ष युद्ध में बदल जाता है। एक कहावत है कि युद्ध
एक अनिवार्य बुराई है या आवश्यक बुराई है। जब किसी देश के हित पूरे होते हैं और दूसरे देश के हित का नुकसान होता है, तो जब एक देश के हित पूरे हो रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये अच्छाई है, और बुराई क्यों? दूसरे देश का नुकसान हो रहा होता है और उसमें असीमित संहार भी होता है। अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के कुछ ना कुछ लोगों की हानि होती है, जन संसाधनों का लॉस होता है, लोगों की जानें चली जाती है। युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच एक दूसरे को पराजित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है कि नहीं भाई मैं जीतूंगा तू हारेगा, दूसरा कहता नहीं तू हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब मैं किसी से कम नहीं। और आजकल के समय में तो युद्ध एक एक कह सकते हैं कि एक विनाश ही है। हम लोग उसकी भी बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे, युद्ध के कारणों पर गौर करेंगे और उसके प्रकार युद्ध के कारक देखेंगे, तब आप समझेंगे क्यों विनाश है। इसलिए जब यह दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच एक दूसरों को पराजित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है युद्ध। इसमें जीतने वाला पराजित पर कुछ शांति शर्तों को लागू करता है। अब वो शांति शर्तें क्या हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि वो पराजित देश पर किस तरह से चीजों को थोपना चाहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण वो शर्तें ही थी, हम लोग वहां पर भी बात करेंगे। अब युद्ध के अगर कारणों पर गौर किया जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, युद्ध का कारण क्या, युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है। अब दूसरी चीज देखते हैं, युद्ध के कारणों पर फोकस करते हैं कि रीजन क्या होता है, रीजन बिहाइंड वॉर। देखिए युद्ध के कई सारे कारण हैं। अगर कई कारण देखें, जैसे राजनीतिक कारक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, है ना, कई सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कारक राजनीतिक हो सकते हैं, कुछ कारक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ कारक आर्थिक हो सकते हैं, कुछ कारक सांस्कृतिक हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कारक हैं। इसके अलावा कुछ और कारक हैं, कुछ कारक ऐसे हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कारक हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है वो कारक कैसा है। जैसे मान लीजिए राजनीतिक कारक है कोई, तो राजनीतिक कारक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शक्ति संतुलन की समस्या है। जब कोई दो देश एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आ जाए, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, उनको डर लगता है कि कब ये मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, कब मैं उसके ऊपर आक्रमण करूं, दूसरा भी सोच रहा होता है कि कहीं वो मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो क्या होता है, यहां पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना, दो देशों के बीच अविश्वास जब ज्यादा हो जाता है तो वहां पर शक्ति संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये राजनीतिक कारक और सबसे युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ये आज के समय में। क्योंकि अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं ना, वो बच्चों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर राष्ट्रीय हित अलग अलग हैं तो इन हितों को पूरा करने के लिए हर देश अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो हित पूरे कर लिए जाएं, और इन्हीं हितों को पूरा करने के लिए देशों के बीच संघर्ष होता है। और जब देशों के बीच संघर्ष होगा तो ये संघर्ष कई बार शस्त्रों के संघर्ष में बदल जाता है, जिसे हम युद्ध कहते हैं। जरूरी नहीं है कि युद्ध एक शस्त्रों के दम पे ही लड़ा जाता है। हम लोग बात करेंगे कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो छद्म युद्ध होते हैं, प्रॉक्सी वार होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार के युद्धों का प्रकार भी कभी जानने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल पहला कारक आपने समझा, वो था राजनीतिक। अब जो दूसरा कारक है वो है बच्चों मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक में क्या है, आपको पता है कि मनुष्य एक विस्तारवादी मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य के दिमाग में हमेशा विस्तार की भावना का विकास होता है। हर क्षेत्र में वो विस्तार करना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राज्य का विस्तार हो, या फिर आप अपन लोगों को ही ले लें, अगर अपने पास जमीन कम है तो थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा और, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीके थोड़े दूसरे तरीके से,
मतलब मनुष्य में संग्रह की प्रवृत्ति है। मनुष्य चीजों को इकट्ठा करना चाहता है, उनको संगठित करना चाहता है। तो ये संग्रह की प्रकृति ही बहुत बड़ा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। इसके अलावा इस संग्रह को प्रगति करने में अगर कोई बाधा बनता है तो मनुष्य वहां पर बदला लेने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार युद्ध मनुष्य के स्वभाव में है और यही सबसे इंपॉर्टेंट कारक है मनुष्य के लिए मनोवैज्ञानिक कारक। दोस्तों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है उसकी हम लोग बात करेंगे, वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। आजकल यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, आर्थिक कारण, रिसोर्सेस। अब मनुष्य क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था मनोवैज्ञानिक कारक में कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, विस्तारवादी है। यहां पर विस्तार किस चीज का है, आर्थिक विस्तारवाद। आर्थिक विस्तारवाद क्या है कि दूसरे देशों पर जो संसाधन है, खनिज संसाधन है ना, उन पर कब्जा करा जाए। मतलब रिसोर्सेस पर कंट्रोल करना चाहता है, या फिर कोई दूसरा देश उसकी अनुसार चले जिसके पास रिसोर्सेस हैं। तो इस प्रकार के कारक को बोलते हैं आर्थिक कारक। दूसरे देशों के संसाधनों पर नियंत्रण करना, ऐसा माना जाता है कि पूंजीवाद से ही साम्राज्यवाद बनना है। अगर पूंजी को कलेक्ट करने की भावना नहीं होती तो शायद इतने बड़े बड़े साम्राज्य नहीं बनते, इतने बड़े बड़े देशों का विकास नहीं होता। और जब साम्राज्यवाद बनते हैं तो साम्राज्यवाद से ही युद्ध होता है, क्योंकि रिसोर्सेस को कब्जा करना है, जमीनों को कब्जा करना है, उनके संसाधनों को कब्जा करना है, राजनीतिक शक्ति संतुलन की स्थापना करना है। तो पूंजीवाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद को बनाता है और साम्राज्यवाद से ही युद्ध होता है। अब एक और कारक है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको धार्मिक कारक बोल सकते हो। अब धार्मिक और सांस्कृतिक कारक क्या, देखो देशों के बीच में धर्म या सांस्कृतिक मतभेद होते हैं कि कोई किसी धर्म को मानने वाला है वो अलग तरीके से, तो उसमें भी विस्तारवाद की प्रकृति है। तो धर्म में भी क्या कर रहा है, धर्म में भी बच्चों विस्तारवाद है। धर्म का भी विस्तार करा जाता है, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो एक संस्कृति हमेशा अपने को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझती है और हर संस्कृतियां कुछ इस प्रकार से ही समझती है। तो आप अगर समाज पढ़ेंगे या सोशियोलॉजी जो बच्चे पढ़ते होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, तो वो समझ रहे होंगे कि वहां पर एक सांस्कृतिकरण की भावना का विकास होता है। हर संस्कृति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझती है और ऐसा मान के चलती है कि उसकी संस्कृति ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसकी वजह से लोगों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। जब एक देश की संस्कृति अपने आप को ज्यादा गहरा समझती है, ज्यादा ये मानती है वो संस्कृति प्राचीन है, और तो देशों के बीच सांस्कृतिक मतभेद हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हिटलर, जर्मनी। तो जब ये मतभेद गहरे हो जाते हैं तो युद्ध होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद रखना होगा। इसके अलावा 1991 से पहले जो शीत युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो ध्रुवीय व्यवस्था आई, एक यूएसए, एक पोल पर था, और एक तरफ रूस। तो शीत युद्ध का कारण पूंजीवाद और समाजवाद तो रहा ही है, लेकिन उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट कारक सांस्कृतिक कारक रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कारक है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पे अपन फोकस करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो काफी दोषपूर्ण है, और जब ये स्ट्रक्चर ही दोषपूर्ण है तो जाहिर सी बात। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस दोषपूर्ण संरचना की देन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह आप वर्सा की संधि को समझ सकते हैं। वर्सा की संधि में कुछ ऐसे प्रावधान थोपे गए कि ऐसा लगा कि वो सभी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां एक देश को दबा ही देंगी। जब आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाते हैं, मान लीजिए वो स्प्रिंग है, आप उसे बहुत ज्यादा दबाते हैं, तो जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो स्प्रिंग क्या करती है, बहुत तेजी से उछल जाती है। आप अपने आप को देख लीजिए, अगर आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा दबाया जाए तो कभी ना कभी वो भावना उछाल मारेंगे और एक विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का उपयोग अपने हितों के लिए कुछ देश करते रहे, जिसकी वजह से भी कई सारे युद्ध लड़े गए, छोटे बड़े। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जो दोषपूर्ण संरचना है, या कह सकते हैं वो कुछ देशों को ध्यान में रख के ही बनाई गई, तो इससे मैक्सिमम देशों का नुकसान हो रहा है। चलिए, तो ये कुछ रीजन थे जिनको अपन ने समझा। उम्मीद करते हैं इतने रीजन के दम पे आप 100-150 वर्ड तो लिख लेंगे। हमें हर कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है कि आप कम से कम 250 वर्ड उसको लिख सकें, और बस यही आपके एग्जाम के लिए चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं युद्ध के प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले परंपरागत तरीकों से युद्ध लड़ा जाता था। परंपरागत में भी युद्ध दो प्रकार के, एक सीमित और एक असीमित। जो सीमित युद्ध होता था वो दो देशों के बीच में लड़ा जाता था, इसमें ज्यादा देश नहीं भाग लेते थे, लेकिन जब जहां पर दो से ज्यादा देश भाग लिया करते थे उसको बोलते थे असीमित युद्ध। सीमित युद्ध में क्या था, कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ पर्टिकुलर संसाधन। असीमित में जब ज्यादा देश लगेंगे, ज्यादा देश आएंगे, ज्यादा देशों के संसाधनों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा हानि होगी, तो वहां पर दो से ज्यादा देशों पर जब इसका प्रभाव पड़ रहा हो तो वह असीमित युद्ध। और परंपरागत युद्ध की एक खास बात है, ऐसा युद्ध कभी बायोलॉजिकल वेपन से, कभी न्यूक्लियर वेपन से, मतलब जैविक या परमाणु हथियारों से या फिर रासायनिक हथियारों से नहीं लड़ा जाता, इनके बिना लड़ा जाता परंपरागत तरीकों से। अब दूसरा, तो पहला युद्ध आप समझ गए, पहले को बोलते हैं परंपरागत युद्ध, दूसरा होता है अपरंपरागत। अपरंपरागत युद्ध, परंपरागत में भी मैंने आपको दो प्रकार बताए, एक बताया मैंने आपको सीमित, और एक बताया मैंने आपको बच्चों असीमित। अब हम जो दूसरी बात कर रहे थे अपरंपरागत युद्ध, अपरंपरागत में क्या होता है, असीमित नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें असीमित नुकसान है, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है। क्यों नुकसान है, इसलिए क्योंकि ये युद्ध मोस्टली परमाणु हथियारों से लड़ा जाता है। तो ये परमाणु वार हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है, जैविक युद्ध हो सकता है, या फिर रासायनिक युद्ध हो सकता है। रासायनिक युद्ध हो सकता है, अभी हम लोग समझेंगे रासायनिक युद्ध इसके बाद। अब जो तीसरा है, तीसरा प्रकार अपरंपरागत से ही निकला है, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक वॉर, रासायनिक युद्ध। जब किसी युद्ध में कुछ केमिकल्स का यूज किया जाए दूसरे देश को हराने के लिए या वहां के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसको बोलते हैं रासायनिक। ये प्राचीन काल से यूज हो रहा है। भारत में आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जो कौटिल्य ने लिखा है, तो वहां पर ऐसे कई शस्त्रों का उल्लेख किया गया कि कई बीमारियां फैलाने की बात की गई है पड़ोसी राज्य में। जैसे आप यूरोप में समझ सकते हैं कि युद्ध हुआ था क्रीमिया वॉर, वहां पर भी केमिकल का यूज हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी केमिकल का यूज किया गया था। 1915 में जर्मनी ने बाइपर्स की लड़ाई में फ्रांस के विरुद्ध कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया था। तो ये इस प्रकार से रासायनिक युद्ध लड़े जाते हैं जहां पर रसायनों का प्रयोग, इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे बाद में। अभी हम लोग सिर्फ इतना जान रहे हैं युद्ध के प्रकार क्या है। हम लोग आपको एक अलग से लेक्चर होगा जिसमें रासायनिक युद्ध और जैविक युद्ध की हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जैविक युद्ध। अभी आपने एक मूवी देखी होगी पठान, है ना, वो जैविक वार पर फोकस था। जॉन अब्राहम क्या कर रहा था, एक बीमारी का स्ट्रेन बनाता इतना पावरफुल कि ताकि क्या हो, वो बीमारी उस देश के लोगों को बर्बाद कर दे। तो जैविक युद्ध क्या था, इसका उद्देश्य होता है बीमारियों को फैलाना। ये बायोलॉजिकल वेपन है, बायोलॉजी का यूज किया जाता है यहाँ पर किसी बीमारी के बैक्टीरिया को या वायरस को स्टोर करके रखा जाता है, उसको इतना पावरफुल बनाया जाता है और फिर बाद में दूसरे देशों पे इसको भेज दिया जाता है, दूसरे देशों में लोगों में इसको फैला दिया जाता है ताकि उससे दूसरे देशों के लोगों को नुकसान हो, दूसरे देश के रिसोर्सेस इससे खत्म हो जाए। आजकल सबसे ज्यादा खतरा इसी का है। तो पठान मूवी हो या बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज आया है। तो मूवीज भी हमें सिखाती हैं कि समय में क्या है। आजकल सबसे ज्यादा खतरा जो चल रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट का चला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट युद्ध का टाइप है वो है गोरिल्ला युद्ध। ठीक है, अब जो गोरिल्ला युद्ध है, गोरिल्ला युद्ध, ये छिप के लड़ा जाता है। इसमें सामने वाले दुश्मन को पता नहीं होता है कि उसका दुश्मन कौन है और कहां से आक्रमण करने वाला है। पता लगे एक सेना रास्ते में जा रही थी, अचानक कहीं पहाड़ों से लोग निकलते हैं, जंगलों से लोग निकले और आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये छुप के लड़ा जाता है। जैसे
नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन ने वो युद्ध को लड़ा था। अमेरिका के विरुद्ध अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में, आपको पता होगा, कुछ ही साल हुए हैं। और अभी हाल ही में यूक्रेन में भी गोरिल्ला युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के लोकल लोग इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं और रूस के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अपन ने इसको देखा ही था, इराक में भी अपन ने देखा था कि लोकल लोग गोरिल्ला युद्ध के थ्रू, गोरिल्ला वार के थ्रू अपने दुश्मन की नाक में दम फेंक दिया था, नाक में दम कर दिया, मतलब उनको हरा दिया, उनको परेशान कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गोरिल्ला युद्ध। तो इस प्रकार से हमने कई सारे युद्धों की जब अपन ने बात करते हैं तो उन युद्धों से अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो युद्धों के टाइप क्या है, ठीक है, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक संरचना कैसा, उनका स्ट्रक्चर कैसा, इनको हमने समझने की कोशिश की। अब चलिए हम लोग देखते हैं किस उत्तर को खत्म कैसे किया जाए। देखिए, जब भी हम लोग राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में सैन्य शक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक किसी राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य शक्ति को इंपॉर्टेंट स्थान नहीं मिलता है तब तक वह देश अपने अस्तित्व और महानता की रक्षा नहीं कर सकता। वो देश महान क्यों है? वो आर्थिक के साथ साथ सैनिक रूप से भी महान होना चाहिए। उस देश का अस्तित्व तभी पॉसिबल है अगर वो उसके पास एक सशस्त्र और शक्तिशाली सेना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरा देश उस देश के ऊपर आक्रमण कर देगा और कब्जा कर लेगा। तो राजनीति में सैन्य शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी सेना होनी चाहिए जिसके पास आधुनिक हथियार हो, एक ऐसी सेना होना चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और विशाल हो। सैन्य शक्ति के बल पर, इस सेना के बल पर कोई देश शांति की स्थापना भी कर सकता है। अगर आपके पास सेना नहीं है और आप बहुत मजबूत आर्थिक रूप से हैं तो दूसरा देश जिसके पास सेना है वो आप ऊपर कब्जा कर सकता है और आपके रिसोर्सेज का यूज करेगा, आपके लोगों को गुलाम बना सकता है। अगर आपके पास सेना है तो दूसरा देश में ऑटोमेटिक शक्ति संतुलन हो जाता है। वो डरता है कि नहीं यार, इस पे आक्रमण नहीं करेंगे। आप आक्रमण नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन सेना तब भी आपको बनानी होगी। तो सैन्य शक्ति के बल पर ही किसी देश में शांति कायम आप कर सकते हो। विदेश नीति के क्षेत्र में आप अपनी सैन्य शक्ति के दम पर राष्ट्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं और इसके दम पर आप शक्ति संतुलन के कॉन्सेप्ट को बनाए रख सकते हैं। हम लोगों ने बात की थी ना राजनीतिक कारक में, युद्ध के जो कारण थे उसमें राजनीतिक में हमने शक्ति संतुलन की बात की थी, वो यही है। तो कोई भी देश हो, उनकी पॉलिसीज को, उनकी नीतियों को कुशलतापूर्वक चलाना है। बहुत अच्छे से चलाने के लिए शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर, उसके पास शेर दिल कैसा होना चाहिए, 56 इंच का सीना होना चाहिए। हंसने वाली बात नहीं है, तो लिखना नहीं है 56 इंच का सीना, आप ऐसे लिख सकते हो कि शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर की जैसी वीरता होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और ये डर तभी नहीं होगा जब आपके पास एक विशालकाय और आधुनिक शक्तिशाली सेना हो। और लोमड़ी के गुण का मतलब क्या है? आपकी कूटनीति इतनी अच्छी होनी चाहिए। चालाकी से मतलब नहीं है, उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे चालाकी, मतलब आप इतने कूटनीतिक होने चाहिए, दिमाग का इतना अच्छा इस्तेमाल करना जानते हो आपके ब्यूरोक्रेट्स, और तभी वो देश प्रगति कर सकता है। तो किसी भी देश के विकास के लिए सेना भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी देश के नीतियों को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है, ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप आईएएस बनोगे, देश को चलाओगे ना, तो वहां पर आप में शेर के गुण हो ना हो, लेकिन लोमड़ी के गुण होने चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए। अगर आपके पास कूटनीति होगी तो आप बड़े से बड़े लोगों को बड़े से बड़े मंचों पर आप घेर सकते हैं। और इस घेरने के लिए जो आपके पास हिम्मत आएगी कूटनीति के लिए, वो आपकी सेना पीछे से दे रही होगी, क्योंकि सेना के पास वो जज्बा होगी, वो छाती होगी जिसके पास वो शेर जैसे गुण होंगे। तो किसी भी देश के शासक में शेर और लोमड़ी के दोनों गुण होने का मतलब आप समझ गए होंगे। और अगर ये दोनों गुण हैं तभी वो देश प्रगति करेगा। तो युद्ध और राजनीति कुछ इस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से गुठे हुए हैं कि उनके बिना दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। युद्ध हो तो भी राजनीति चाहिए, ना हो तो भी राजनीति चाहिए। युद्ध करने के लिए भी राजनीति चाहिए, युद्ध रोकने के लिए भी राजनीति चाहिए। बिना राजनीति के युद्ध नहीं होते और राजनीति ही युद्धों को होने से भी रोकती है।
तो जब से ये देख रहे होंगे, जब से भी देश रहे हैं, युद्ध हुआ है या शक्ति का कोई अस्तित्व रहा है, तो मतलब युद्ध हुए होंगे, और युद्ध हुए होंगे तो तभी वो राजा का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और राजा हुआ तो विस्तारवाद आया। विस्तारवाद आया तो क्या हुआ, देश की सीमाओं का विकास हुआ, और जब देश की सीमाओं का विकास हुआ तो उस देश को अपने राजनीतिक और कूटनीतिक उपायों के द्वारा अपने देश के लोगों की भलाई के लिए, अपने देश को रिच या समृद्ध बनाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए थे, तो उसने और विस्तार किया। और बाद में अगर वो विस्तारवाद आसानी से नहीं मिलता तो अंतिम साधन के रूप में युद्ध का सहारा लिया जाता। उस विस्तारवाद को बनाने के लिए अंतिम साधन क्या है, युद्ध। शुरू में धमकी दी जाती है, अगर नहीं काम चलता तो फिर बाद में युद्ध किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ युद्ध और राजनीति के कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और भी कुछ इंटरेस्टिंग विषयों पर हम लोग बात करेंगे और समसामयिकी पर बात करेंगे, जो मुद्दे अभी हाल ही में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।